नमस्कार, मैं अजय कुमार। डॉक्टर कफील खान हर उस किताब में एक अध्याय के तौर पर जरूर शामिल होंगे जो किताब मोदी दौर में नागरिकों के अधिकारों की प्रताड़ना पर लिखी जाएगी। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई मामलों में उन्हें प्रताड़ित किया जा चुका है और अब की बार डॉक्टर कफील खान पर एक और एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। एफआईआर में यह शिकायत दर्ज करवाई गई है कि डॉक्टर कफील अपनी किताब को गुप्त तरीके से अपने समाज यानी मुस्लिम समाज तक पहुंचा रहे हैं। वह दंगा करवाकर उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जिस अंदाज में एफआईआर में डॉक्टर कफील खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, उसमें मौजूद बातों को पढ़कर आप हंसेंगे और मन ही मन सोचेंगे कि क्या इसी काम के लिए पुलिस थाने बनाए गए हैं। साल 2017 से पहले डॉक्टर कफील खान को अखबारों की सुर्खियों और मीडिया की सुर्खियों से कोई नहीं जानता था। वह गोरखपुर के बाबा राघव दास हॉस्पिटल में एक सामान्य से जूनियर डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, मगर उसके बाद उनकी जिंदगी ने ऐसी पलटी मारी कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको किसी न किसी मामले में लगातार प्रताड़ित करती रहती है। 10 अगस्त 2017 की शाम गोरखपुर के बाबा राघव दास हॉस्पिटल यानी बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। अपने हॉस्पिटल की सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी जान पहचान के प्राइवेट नर्सिंग होम से अपना पैसा खर्च कर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाकर डॉक्टर कफील खान ने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, मगर स्थिति इतनी खराब थी कि 63 बच्चों और 18 किशोरों की जान चली गई। फिर भी यह कहा जाता है कि अगर डॉक्टर कफील खान ने ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ नहीं किया होता तो ऑक्सीजन की कमी से और भी ज़्यादा बच्चे मर गए होते। पहले तो मीडिया में डॉक्टर कफील खान की खूब बड़ाई की गई, उन्हें मसीहा की तरह पेश किया गया, मगर जैसे जैसे मीडिया में उनकी खबर चल रही थी वैसे वैसे यह भी पता चलने लगा कि गोरखपुर के बीआरडी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी इसलिए थी क्योंकि राज्य सरकार ने ऑक्सीजन सप्लायर के बकाये का भुगतान नहीं किया था। यानी दोषी की कैटेगरी में सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ा हो रही थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। डॉक्टर कफील खान को हीरो से सीधे देश विरोधी बता दिया गया। उन पर हत्या का आरोप लगा। उन्हें बिना ट्रायल तकरीबन 7 से 8 महीने जेल में गुजारना पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि बच्चों की मौत डॉक्टर कफील खान की लापरवाही की वजह से हुई हो। उनकी रिहाई हो गई, मगर फिर से दिसंबर 2019 में उन्हें सीए और एनआरसी के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में भी उन्हें करीब 8 महीने जेल में रहना पड़ा। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब तक की कहानी यह है कि उनकी नौकरी चली गई है। वह अपनी नौकरी को फिर से पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर फिर भी अब तक उन्हें अपनी नौकरी नहीं मिली है। उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। साल 2017 से लेकर अब तक उन पर अलग अलग मामलों में 6 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। सरकार की प्रताड़ना की वजह से वह उत्तर प्रदेश के बाहर दक्षिण भारत के किसी शहर में रह रहे हैं। उनका जीवन संघर्ष क्या है, कैसे उनकी जिंदगी बदल चुकी है, इसे लेकर के उन्होंने अस्पताल से जेल तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी नाम से एक संस्मरण भी लिखा है जो 300 पन्नों की किताब की शक्ल में मौजूद है। इस संस्करण में बीआरडी हॉस्पिटल में हुई दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई उनकी मुलाकात पर वह लिखते हैं कि जब मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री ने मेरे अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया। मुझे सख्त निगाहों से देखने लगे। उनका चेहरा गुस्से में डूबा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि तू डॉक्टर कफील है, तूने सिलेंडर का अरेंजमेंट किया था। मैंने कहा जी सर। उन्होंने हंसते हुए अपने सहयोगियों से कहा कि इसने 4-5 सिलेंडर लाकर कितने लोगों की जान बचा ली होगी। मैं भीतर भीतर चिल्ला रहा था कि 4 और 5 नहीं, बल्कि हमने 54 घंटे में 500 सिलेंडर की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि तू सोचता है कि यह सिलेंडर लाकर तू हीरो बन जाएगा, देखता हूं तुझे। इन 4 शब्दों ने, डॉक्टर कफील के मुताबिक, इन 4 शब्दों ने मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यह तो बड़े ही संक्षिप्त में डॉक्टर कफील के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही प्रताड़ना की कहानी हो गई, जिसे जाने बिना अभी हाल फिलहाल में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी फितरत का ढंग से एहसास नहीं हो पाएगा, इसलिए बता दिया। तो चलिए अब डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर पर बात करते हैं। डॉक्टर कफील समेत 4-5 लोगों के खिलाफ लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में दिसंबर 1 तारीख के दिन एफआईआर दर्ज की गई है।
डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले का नाम मनीष शुक्ला है। वह कानपुर रोड लखनऊ के निवासी हैं और फ्लेक्स पेंटिंग का धंधा करते हैं। डॉक्टर कफील खान की एफआईआर में मनीष शुक्ला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि किसी जरूरी काम से वह माताजी की बगिया एलडीए कॉलोनी के पास गए थे। वहीं पर एक गुमटी है। गुमटी के पीछे 4-5 लोग उत्तर प्रदेश सरकार, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मतलब एक तरह से कह लीजिए तो गाली गलौज वाली भाषा में बात कर रहे थे, जिस पर मनीष शुक्ला का कहना है कि वह सतर्क हो गए और उनकी बातें सुनने लगे। मनीष शुक्ला के मुताबिक यह लोग दंगा करवाकर सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि डॉक्टर कफील खान ने गुप्त रूप से किताब छपवाई है, जिसे पूरे प्रदेश में गुप्त रूप से बंटवाया जा रहा है। यह किताब बंटवाकर अपने लोगों से एक गुप्त योजना के लिए धन भी इकट्ठा किया जा रहा है। इस किताब को डॉक्टर कफील ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हुई बच्चों की मौत के बारे में सच्चाई कहकर छपवाया है, मगर यह किताब गोरखपुर ऑक्सीजन त्रासदी के लिए गलत तरीके से योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराती है। मनीष शुक्ला के मुताबिक इस किताब में असत्यापित तथ्य और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बात कही गई है। गोरखपुर दुर्घटना के जिम्मेदार और सीए एनआरसी विरोध में भाग लेने के लिए डॉक्टर कफील खान पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इन मामलों के खिलाफ अपने लिए सहानुभूति हासिल करने के लिए उन्होंने यह किताब लिखी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस किताब की पहुंच हो सके, यह किताब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, इसलिए इसकी वितरण की व्यवस्था करने के लिए एक गुप्त रूप से लोगों के से सिलसिलेवार बातें की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपने समाज के सभी लोगों के पास इस किताब को पहुंचाने के लिए वह लगे हुए हैं। शिकायतकर्ता मनीष शुक्ला की शिकायत के मुताबिक डॉक्टर कफील खान का मानना है कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं की परस्त केंद्र सरकार को नहीं बनने देना है। योगी सरकार को भी उखाड़ फेंकना है, चाहे प्रदेश में दंगा ही क्यों ना भड़काना पड़े। शिकायतकर्ता मनीष शुक्ला एफआईआर में लिखवाते हैं कि उन्हें लगा कि यह लोग सरकार के खिलाफ लोगों में बड़ी संख्या में घृणा और नफरत फैलाकर लोक शांति को भंग करा सकते हैं और मुमकिन है कि यह लोग आतंकवादी भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने अकेले कुछ बोलना उचित ना समझ करके अपने 2-3 अन्य साथियों को फोन से बुलाया। उनके आने पर उनके साथ गुमटी के पीछे पहुंचा और उन लोगों को ललकारा तो वे लोग हम लोगों को देखकर हड़बड़ा गए और बहुत तेजी से अंधेरे में भाग गए। हमें लगा कि संभव है कि उनके पास बम हो, इसलिए हमने उनका पीछा नहीं किया। हड़बड़ी में उनके हाथों से किताब मौके पर गिर गई, जिसे हम लोगों ने उठा लिया। उस किताब को बारीकी से देखा और पढ़ा। किताब के मुख्य पृष्ठ पर जेल से अस्पताल तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी लिखा हुआ था और लिखा हुआ था डॉक्टर कफील खान। एफआईआर की इस पूरी कॉपी को पढ़ने के बाद आप सोचिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने आखिरकार इस शिकायत को एफआईआर में कैसे तब्दील कर दिया? क्या पुलिस जैसी संस्था से इतनी बचकानी हरकत की उम्मीद की जा सकती है? क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति उठे और थाने पर जाकर यह कहे कि उसने गुमटी के पीछे 4-5 लोगों को उत्तर प्रदेश में दंगा करवाने की बात करते हुए सुना है, यह कहते हुए सुना है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे? उनके हाथ में किताब थी, मतलब किताब का लेखक भी दंगे की योजना में शामिल है। इन पर एफआईआर दर्ज कर दीजिए। तो क्या केवल इतने भर से उन पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी? आखिरकार वह कौन सी मानसिक स्थिति है जिसकी वजह से शिकायतकर्ता को लगा कि डॉक्टर कफील खान अपने किताब के जरिए प्रदेश भर में दंगा करवाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस शिकायतकर्ता और एफआईआर की कॉपी में लिखी गई बातें सब के सब महज किरदार हैं? योगी सरकार इन सब का इस्तेमाल कर कफील खान को प्रताड़ित करना चाहती है और उनको आगे रखकर अपनी सांप्रदायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहती है। जिस मनीष शुक्ला ने एफआईआर दर्ज की है, उससे दवायर के रिपोर्टर उमर राशिद ने बात की। वह अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि मनीष शुक्ला का कहना है कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, जबकि एफआईआर में दर्ज सारी बातें आपको पढ़कर मैंने सुना दी है। आप खुद सोचिए कि इस तरह की शिकायत कौन कर सकता है? क्या जिसका जुड़ाव भाजपा की राजनीति से नहीं है, क्या वह इस तरह की शिकायत करने के बारे में सोचेगा? इस तरह की शिकायत को पुलिस थाने वाले स्वीकार क्यों कर लेते हैं? क्या शिकायत की भाषा यह नहीं बताती है कि यह वही भाषा है? क्या शिकायत के आरोप यह नहीं बताते हैं कि यह वही आरोप हैं जो भाजपा के नेता टीवी चैनलों से लेकर भाषणों में लगाते रहते हैं? इस फिजूल से आरोप पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगा दी गई हैं। मामला आईपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी,
467 468 धोखाधड़ी के लिए जालसाजी, 465 जालसाजी, 471 जाली को असली रूप में इस्तेमाल करना, 504 शांति भंग करना, 505 शरारत पैदा करने वाले बयान, 295 किसी धर्म का अपमान करने के लिए पूजा स्थल को अपवित्र करना, 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण कार्य, 153 भी राष्ट्रीयकरण के लिए प्रतिकूल दावे के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर कफील खान ने द वायर से बात करते हुए बताया कि 4-5 लोगों के खुसुर फुसुर करने से जो आरोप उन पर और उनकी किताब पर लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से हास्यास्पद हैं, बेवकूफ़ी की बातें हैं। हर कोई और कोई भी मेरी किताब को खरीद और पढ़ सकता है। गोरखपुर अस्पताल में मरने वाले बच्चे किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि वे सभी गरीब परिवार के बच्चे थे। उनकी किताब 6 भाषाओं में मौजूद है, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, मलयालम, तमिल और मराठी में। कोई भी उनकी किताब को अमेजन से खरीद सकता है। उनकी किताब 2021 में दिल्ली में ही रिलीज की गई थी। डॉक्टर कफील खान का मानना है कि एफआईआर जवान फिल्म की रिलीज के बाद मेरे द्वारा शाहरुख खान को लिखे गए सराहना पत्र का असर लगती है। शाहरुख खान की जवान फिल्म भारत में मौजूदा अथाह भ्रष्टाचार की कुछ कहानियों के जरिए पेश करती है। शाहरुख खान की जवान फिल्म भारत में मौजूद अथाह भ्रष्टाचार को कुछ कहानियों के जरिए पेश करती है। आप सबने देखा होगा कि जवान फिल्म में एक कहानी ठीक ठीक वैसी ही है जैसे कि बीआरडी कॉलेज की दुर्घटना से जुड़ी कफील खान की कहानी है। इस फिल्म को देखने के बाद कफील खान ने शाहरुख खान को चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि आपकी फिल्म ने गोरखपुर इंसेफ्लाइटिस की दुखद घटना के मार्मिक चित्रण ने मेरे दिल पर एक कभी ना मिटने वाला छाप छोड़ा है। इस कहानी को पर्दे पर लाने के लिए आपके फैसले से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं समझता हूं कि जवान एक काल्पनिक कृति है, लेकिन गोरखपुर त्रासदी के साथ इसकी जो समानताएं दिखती हैं वे सिस्टम की विफलताओं, उदासीनता और सबसे अहम खो गए निर्दोष जीवन की एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में काम करती हैं। यह हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर जवाबदेही की तत्काल जरूरत को रेखांकित करती हैं। फिल्म में गोरखपुर अस्पताल त्रासदी के असली अपराधी को पकड़े जाने को देखकर खुशी हुई। हालांकि दुख की बात यह है कि हकीकत के जीवन में असली अपराधी आज़ादी से घूम रहे हैं। मैं अभी भी अपनी नौकरी वापस कर पाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। वे 63 माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, वे अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार एक सामान्य से नागरिक को सालों साल से प्रताड़ित करने में लगी हुई है, जबकि हकीकत यह है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश के 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 65,743 मामले दर्ज किए गए हैं। यही हाल हेट स्पीच के मामले में है, अपहरण के मामले में है। हेट स्पीच और अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश में देश भर में सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इस तरह के मामलों पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि एक सामान्य से डॉक्टर से बदला लेने की ज़रूरत। शुक्रिया।